Good afternoon, sir. Good afternoon. स्क्रीन आ रही है। मेरी आवाज आ रही है सभी लोगों को? मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। आ रही है सर, आ रही है। ठीक है, चलिए। तो ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा छोटा होने वाला है, यानी आज का जो लेक्चर है ये वाला थोड़ा छोटा रहेगा, क्योंकि केवल प्रोटेक्शन फ्रॉम कोरोजन यानी कैसे हम कोरोजन को ट्रीट कर सकते हैं उन्हीं मेथड्स को हमें बेसिकली पढ़ना है। तो अभी तक जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे उसके अंदर हमें कोरोजन के प्रिवेंशन पढ़ने थे। अब अगर कई बार हम लोगों को लगता है कि मुझे अपना आंसर थोड़ा सा सही से देना है और मैं प्रोटेक्शन फ्रॉम कोरोजन कैसे करना है वो भी मैं बताना चाह रहा हूँ, तो वो पार्ट आप इस पार्ट को ऐड करके बता सकते हैं। ठीक है, प्रोटेक्शन फ्रॉम कोरोजन वाला पार्ट भी आप वहां पे बता सकते हैं। या अगर मैं आपसे जनरली भी पूछूं कि कैसे आप कोरोजन को प्रिवेंट करेंगे तो बहुत सारे मेथड आप लोग खुद ही बता देंगे कि पेंट कर देंगे, पॉलिश कर देंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देंगे, टिनिंग, गैल्वेनाइजेशन, ये बहुत सारे मेथड आपको याद आ रहे होंगे। तो मैं जो सजेस्ट करता हूँ अपने क्लास के स्टूडेंट्स को वो ये करता हूँ कि जब आपसे केवल वेट थ्योरी ऑफ कोरोजन पूछा जाए या इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन पूछा जाए तो आप अपने आंसर को वहीं खत्म ना करें, आप वहां पे आगे एक दो पॉइंट ऐसे लिख के प्रोटेक्शन फ्रॉम कोरोजन लिख के वहां पे 2-3 लाइन अपने पास से ऐड कर दें, यानी 4-5 मेथड्स के केवल नाम लिख के चले आए कि इन मेथड से हम कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि एग्जामिनर जो अगर सोच रहा होगा कि 10 में से 1 और 2 मार्क्स में डिडक्ट कर लूं तो वो भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप एक एडिशनल डेटा वहां पे दे रहे हैं। अब ये जो टॉपिक है इसमें अगर मुझे केवल इतना ही लिखना है कि पेंटिंग, पॉलिशिंग, एलॉइंग, अगर ऐसा ही लिखना है मुझे तो उसके लिए मुझे इतना बड़ा टॉपिक एक अलग लेक्चर कराने की जरूरत नहीं थी। लेकिन एक बार एग्जाम में ऐसा भी हुआ है एक दो बार कि आपसे केवल प्रिवेंशन के जो मेथड है, कोरोजन को प्रिवेंट करने का जो मेथड है वही सेमेस्टर एग्जाम में पूछ लिए गए। ठीक है, तो एक तो ऐसे क्वेश्चन के कंडीशन को हम लेकर चल रहे हैं कि जब आपसे वेट थ्योरी नहीं पूछी जा रही है, आपसे कहा जा रहा है कि प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन के जो मेथड हैं उन्हें आप बताइए। ठीक है,
तो उस केस में आप इस आंसर को करेंगे। इसके अलावा जो ये मेथड्स अलग से हम देख रहे हैं, बहुत सारे मेथड आप लोगों ने 12th में भी पढ़े होंगे, ये सारे मेथड बाय नेम भी अलग से पूछे जाते हैं। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन, टिनिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये सारी टर्म जो हैं इसी नाम से, सैक्रिफिशियल कोटिंग, इम्प्रेस्ड करंट मेथड, ये इन्हीं नाम से सेमेस्टर एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है इन फॉर्म ऑफ 5 मार्क्स क्वेश्चन और 2 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, तो इस पार्ट का एम्फेसिस सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना है कि आप इसे शॉर्ट आंसर के फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो आप अपने क्वेश्चन के साथ ऐड कर सकते हैं, जो आपने वेट थ्योरी लिखा है उसमें अपने मार्क्स को 100% अचीव करने के लिए। और दूसरा, अगर आपसे प्रोटेक्शन फ्रॉम कोरोजन अलग से पूछा जा रहा है तो आप इसको आंसर कर सकते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से जितना पूछा जा रहा है उतना आंसर आप करें। ठीक है, यहाँ पे जो आंसर है वो पूरा लेंदी आंसर दिया हुआ है जो 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड होगा, जबकि 10 मार्क्स का क्वेश्चन ये जनरली पूछा नहीं गया है। तो आप अगर चाहें तो केवल हेडिंग भी लिखकर चले आएंगे, तब भी आपका काम एग्जाम में चल जाएगा। ठीक है, तो 1 बाय 1 हमें इन पॉइंट्स को डिस्कस करना है। तो जब हमें कोरोजन को प्रिवेंट करना होगा तो उसके लिए अलग अलग मेथड्स या कहें अलग अलग लेवल्स को हम यूज कर सकते हैं। सबसे पहला लेवल क्या होगा? लेवल ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम कोरोजन। ये लेवल है। फर्स्ट लेवल क्या है? प्रॉपर डिजाइनिंग, यानी हम डिजाइनिंग ही इस तरह से करें कोरोजन ना हो पाए। ठीक है, यानी जो फैक्टर कोरोजन को इनिशिएट कर रहे थे, अभी इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी हमने पढ़ी, तो उसके अंदर जो फैक्टर कोरोजन को इनिशिएट करते हैं उन फैक्टर को हम मिनिमाइज करें और ऐसा हम सिस्टम बनाए या ऐसा मटेरियल बनाए जिसके अंदर कोरोजन ही ना हो, यानी डिजाइनिंग इस तरह से करें अपने प्रोडक्ट की कि उसके अंदर कोरोजन ना हो। दूसरा, बाय ट्रीटमेंट ऑफ मेटल, यानी अगर हम प्रॉपर डिजाइनिंग नहीं कर पा रहे हैं, अगर हम इस स्टेप पे सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? अपने मेटल का ट्रीटमेंट कर देंगे। हम इस मेटल को इस तरह से ट्रीट कर देंगे जिससे कि उसके अंदर कोरोजन ना हो। तो उसके लिए अलग अलग तरीके हो सकते हैं, मेटेलिक कोटिंग हो सकती है, नॉन मेटेलिक कोटिंग हो सकती है, कैथोडिक प्रोटेक्शन हो सकता है। ये सारे जो मेथड हैं ये ट्रीटमेंट ऑफ मेटल के हैं, और जनरली हम लोग देखते हैं कि इन्हीं मेथड के बेसिस पे हम कोरोजन को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि प्रॉपर डिजाइनिंग और ट्रीटमेंट ऑफ मेटल ना चल पाए, तब भी हम कुछ इनहिबिटर्स को यूज करके हम इस कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये है ट्रीटमेंट ऑफ मीडियम, थर्ड लेवल ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ कोरोजन। यानी अगर हमारे पहले 2 लेवल सक्सेसफुल नहीं होते तो हम थर्ड लेवल पे जाते हैं, यानी मीडियम को इस तरह से ट्रीट कर दें जिससे कि वहां पे कोरोजन ना हो। अब इस पार्ट को थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करेंगे। जनरली ऐसा नहीं होता कि कोई एक ही तरीका हम लोग यूज करें। इन सभी मेथड का इंटीग्रेशन हम लोग इंडस्ट्री में यूज करते हैं। आप लोगों को लग रहा होगा कि सर ने ये मेथड एक एक करके बता दिए, तो ऐसा नहीं होता कि हमने केवल पेंट करके छोड़ दिया तो कोरोजन रुक जाएगा। यानी इंडस्ट्री में जब हम जाएंगे तो वहां तो हम एक लो लेवल ऑफ कोरोजन को भी प्रिवेंट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इंडस्ट्री में अगर कोई भी पार्ट कोराइड हो जाएगा तो पूरी की पूरी मशीनरी को खराब कर देता है। ठीक है, तो वहां पे हम केवल एक ही तरह का कोरोजन प्रिवेंशन के मेथड हम यूज नहीं करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ मेथड हम यूज करते हैं। तो सबसे पहला मेथड हम ले रहे हैं प्रॉपर डिजाइनिंग का। तो प्रॉपर डिजाइनिंग में जैसा मैंने बताया था कि जो 2 फैक्टर्स थे कोरोजन को इनिशिएट करने के लिए, पहला था 2 डिसिमिलर मेटल के कांटेक्ट में होना, ठीक है, दूसरा था किसी कंडक्टिंग लिक्विड का प्रेजेंट होना। तो उसको हम अवॉइड करेंगे, यानी अवॉइड द कांटेक्ट ऑफ 2 डिसिमिलर मेटल, 2 डिसिमिलर मेटल के कांटेक्ट को अवॉइड करें। और कब? जब कोई कोराइडिंग लिक्विड प्रेजेंट हो तब तो बिल्कुल ही इन्हें अवॉइड करना है। ठीक है, तो पहली कंडीशन, कंडक्टिंग लिक्विड के प्रेजेंस में कोराइडिंग 2 मेटल्स के कांटेक्ट को अवॉइड करना है, 2 डिसिमिलर मेटल के कांटेक्ट को हमें अवॉइड करना है। दूसरा, अगर हमें 2 डिसिमिलर मेटल एक साथ लेने ही हैं तो ऐसे मेटल हम सेलेक्ट करें जिनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एक दूसरे के नियरेस्ट हो, जितना पास से पास हो सके ऐसे मेटल हम सेलेक्ट करें जिनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नियरेस्ट रहे। तीसरा पॉइंट, आप लोगों ने नोटिस किया कि जब हमने कोरोजन बताया था तो वहां पे ऐसे करके एक पिट दिखाया था, यानी मॉइस्चर के ड्रॉप को या कहें वाटर के ड्रॉप को वहां रिटेन करने के लिए वहां पे एक पिट चाहिए था जहां पे आके वाटर के ड्रॉपलेट ऐसे जुड़ जा रही थी। ठीक है, तो
इस पिट का होना हम अपने डिजाइनिंग के अंदर अवॉइड करें, यानी इस तरह से डेंट ना हो वहां पे, ठीक है, कोई कॉर्नर ना हो, कोई बैंड ना हो, जिससे कि वहां पे आके वाटर की ड्रॉप रिटेन ना कर पाए। हम लोगों ने नोटिस भी किया है कि जब भी कोरोजन स्टार्ट होता है तो वहां से स्टार्ट होता है जहां कॉर्नर हो, या बॉटम ऑफ द मेटल से जो भी प्रोडक्ट बना हुआ है उसके बॉटम से कोरोजन होना स्टार्ट होता है। तो पहले हमने प्रॉपर डिजाइनिंग करने की कोशिश की कि दो डिसिमिलर मेटल के कांटेक्ट को अवॉइड करें, फिर कोशिश की कि ऐसे दो डिसिमिलर मेटल लें कि जिनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नियरेस्ट हो। तीसरा हमने डिजाइनिंग में रखा कि हम कोई बैंड या डेंट ना रखें। अब अगर हमारे ये मेथड हम यूज नहीं कर पाते हैं, अगर हम ये वाले तरीके को नहीं यूज कर पा रहे हैं, तब हम नेक्स्ट लेवल पर जाते हैं, दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ मेटल। ठीक है, तो ट्रीटमेंट ऑफ मेटल में आप केवल इतना भी लिख के आ सकते हैं, बाय पॉलिशिंग, एलॉइंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और पेंटिंग द मेटल सरफेस, केवल इतना भी लिख कर आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो पार्ट है ये मैंने इसलिए एक्सटेंड किया है क्योंकि ये जनरली अलग अलग भी पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेटेलिक कोटिंग। तो ट्रीटमेंट ऑफ मेटल में हम मेटल के ऊपर कोई एक कोट भी चढ़ा सकते हैं। अब मेटेलिक कोटिंग के लिए बेस मेटल जो है उसको हम डिप कर देते हैं इन द कोटिंग मेटल। ठीक है, बेस मेटल जो है यानी जिसका हमें कोरोजन से बचाना है। फॉर एग्जांपल, अब हम इस पूरे इस टॉपिक में आयरन को अपना एक बेस मेटल मान के चलेंगे। आयरन का कोरोजन मॉइस्चर के साथ होता ही है। ठीक है, तो आयरन को हमने एक मोल्टन बाथ ऑफ कोटिंग मेटल के साथ रिएक्ट करा दिया तो उसके ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है, जैसे गैल्वनाइजेशन में जिंक की लेयर और टिनिंग में टिन की लेयर। आपने गैल्वनाइजेशन और टिनिंग टर्म सुनी होगी। तो गैल्वनाइजेशन में हमने क्या किया कि हमने मेटल लिया और उसे जिंक के सॉल्यूशन के अंदर डिप कर दिया। ठीक है, मोल्टन जिंक जो है, मेल्टेड जिंक, उसके अंदर हमने डिप कर दिया तो उसके ऊपर एक लेयर ऑफ जिंक चढ़ जाती है। अब जिंक जो है, वैसे तो अगर देखें तो जिंक का कोरोजन आयरन से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन जिंक की एक प्रॉपर्टी है कि वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर जिंक ऑक्साइड बनाता है, और जिंक ऑक्साइड जो है ये एक्चुअल में कोरोजन रेजिस्ट करता है। ठीक है, जिंक ऑक्साइड जो है ये एक इंसॉल्युबल लेयर बन जाती है, यानी एक तरह से कहें कि हमारा जो मेटल है उसने जिंक, अब आयरन जो है उसके ऊपर जिंक की कोटिंग चढ़ गई तो अब आयरन तो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं है। अब कौन है एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में? जिंक है, और जिंक ने अपना ऑक्सीडेशन करा के वहां पे जिंक ऑक्साइड बना लिया। अब ये जो जिंक ऑक्साइड है ये एक इंसॉल्युबल लेयर बन जाती है। जब तक ये इंसॉल्युबल लेयर ऊपर जमा है, इस प्रेसिपिटेट की लेयर जब तक यहाँ पे जमा है, तब तक नीचे वाले मेटल का कोरोजन नहीं होगा। और आप इस तरह के पोल्स देख रहे होंगे ग्रेटर नोएडा में, अगर आप देखते हैं तो इस तरह के स्ट्रीट लाइट के पोल्स हैं, और ये सारे पोल गैल्वनाइज्ड पोल हैं। ठीक है, यानी इनका हमने गैल्वनाइजेशन कर दिया है। अब ये गैल्वनाइजेशन कितने टाइम तक रहता है? तो एक एवरेज में बताता हूँ, गैल्वनाइजेशन 100 ईयर्स तक चलता है। ठीक है, गैल्वनाइजेशन करके अगर हमने एक मेटल को तैयार कर दिया है तो वो मेटल 100 ईयर्स तक उसका कोरोजन नहीं होगा, या जैसे हम लोग पेंट करते हैं ना, कुछ दिनों में जाके रिमूव हो जाता है, तो ये जो लेयर है ये रिमूव नहीं होती है। अब आप लोग इंडस्ट्री में जाने वाले हैं तो आपको मैं एक फैक्टर बता देता हूँ। गैल्वनाइजेशन जो है, गैल्वनाइजेशन में इस जिंक की लेयर को आयरन के ऊपर कितना मोटा होना चाहिए, तो उसके लिए भी स्टैंडर्ड्स हैं। 75 माइक्रोमीटर, ठीक है, 75 माइक्रोमीटर इसकी थिकनेस होनी चाहिए अगर आप इसे मोल्टन जिंक में डिप करके आयरन को बाहर निकाल रहे हैं तो। समझ में आ रहा है? यानी जिंक का एक मेल्टेड बाथ बनाया, यानी एक टब बनाया जिसके अंदर जिंक मेल्ट हो रहा है, और उसके अंदर मैंने आयरन डिप किया और उसे बाहर निकाल लिया। अब उसके ऊपर जो थिकनेस है वो 75 माइक्रोमीटर होनी चाहिए, तभी वो 100 ईयर्स तक चल पाएगी। तो ये एक पुराना स्टैंडर्ड था, लेकिन अब गैल्वनाइजेशन का एक और मेथड आ गया है जो मॉडर्न मेथड है। जर्मनी में और जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उन्होंने मॉल्टन बाथ में डिप करने की जगह पे स्प्रे करने की टेक्नोलॉजी को वो लोग लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो स्प्रे करने की टेक्नोलॉजी से आप केवल 45 से 50, अगर हम स्प्रे कर रहे हैं जिंक का आयरन के ऊपर 45 से 50 माइक्रोमीटर का अगर हम थिकनेस का जिंक की लेयर चढ़ा देंगे, तब भी वो 100 ईयर्स तक काम कर जाएगा। ठीक है,
और इवन आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो कोरोजन का प्रिवेंशन होता है, शायद आपको नहीं पता हो, जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो वो 3 तरह के लेवल देखे जाते हैं, C1, C2 और C3। C मतलब समुंदर, ठीक है, समुंदर में कोरोजन सबसे ज्यादा होता है। तो C1 के लिए, C1 कैटेगरी यानी जहां पे कोरोजन होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, उस जगह पे कम से कम 75 माइक्रोमीटर की थिकनेस का प्रोडक्ट बनाना होगा, तब उसका कोरोजन नहीं होगा। जैसे जैसे हम C2, C1 लेवल पे जाते हैं तो इसकी थिकनेस हम और भी कम कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही ये 45 से 50 जो मैं बता रहा हूँ ये C1 के लिए है, SEA1। तो जब भी हम इंडस्ट्री में जाते हैं और कोरोजन को प्रिवेंट करने की बात करते हैं, आप सभी लोग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ब्रांच से हैं, तो आप लोग कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट बनाएंगे, आगे चल के किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जाएंगे तो वहां पे आप इन नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। अगर आप C3 लेवल पे हैं, यानी C3 लेवल पे हैं, तो आपको स्प्रे टेक्नोलॉजी से जो जिंक की लेयर है वो आप 20 माइक्रोमीटर भी अगर रखते हैं तब भी आपका काम चल जाएगा। तो अगर आप अपने प्रोडक्ट का ऐसा रेंज मानते हैं कि वो C लेवल के आसपास ज्यादा यूज नहीं होता है, हम लोग C2 कैटेगरी में आते हैं, ऊपर जो और कंट्रीज हैं जहां पे C का इजिली अवेलेबिलिटी नहीं है तो C1-3 के अंदर आते हैं, जो कोस्टल एरिया है वो C1 में आते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो C2 या C3 कैटेगरी में यूज होगा तो 20 से 30 माइक्रोमीटर में भी काम चल जाएगा, ठीक है, स्प्रे टेक्नोलॉजी से, ठीक। तो गैल्वेनाइजेशन के बारे में जो अदर इंफॉर्मेशन मैं अभी दे रहा हूँ ये आपको एग्जाम में तो लिखनी नहीं है, केवल आपको इतना लिखना है, कोटिंग ऑफ जिंक, जिसमें हम एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्ट करा मेटल को डिप कर देते हैं और उससे एक लेयर बन जाती है जिंक ऑक्साइड की जो 100 ईयर्स तक रिटेन करती है। टिनिंग के अंदर केवल जिंक की जगह हम टिन मेटल ले लेते हैं, ठीक है, जिंक की जगह हमने टिन का बाथ ले लिया, मॉल्टन बाथ ले लिया, और इससे भी यहाँ पे टिन की लेयर बन जाएगी। टिन भी मेटल के ऊपर एक लेयर बना देता है, वो टिन ऑक्साइड की लेयर होती है और वो भी इनसॉल्युबल रहती है। टिनिंग में जो लेयर है, लेयर का थिकनेस वो 48 माइक्रोमीटर से 50 माइक्रोमीटर अगर रहेगा, 40 माइक्रोमीटर से 50 माइक्रोमीटर ही अगर रहेगा तो वो C लेवल के पास, C1 पे, जो ये वाला टर्म है यहाँ पे 75 है जिंक के लिए, लेकिन टिन के लिए ये जो लेयर है वो 48 से 50 माइक्रोमीटर ही हो तो वो C लेवल पे 100 ईयर्स तक काम करती है, ठीक है, C1 पे 100 ईयर्स तक रिटेन करती है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये आपके लिए एडिशनल है, आपको एग्जाम में नहीं लिखना है। तो दोनों में आपको समझ में आ रहा है, गैल्वेनाइजेशन में हमने जिंक का एक मॉल्टन बाथ लिया, यानी पिघला हुआ जिंक मेटल लिया, उसमें आयरन को डिप कर दिया और बाहर निकाल दिया। अब वो जो जिंक की लेयर है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड बना देगी, जिसका एक इंसॉल्युबल प्रेसिपिटेट उसकी लेयर के ऊपर जमा हो जाएगा। अब वो इंसॉल्युबल प्रेसिपिटेट है तो जब तक वो प्रेसिपिटेट रहेगा तब तक मेटल जो है वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा और उसका कोरोजन नहीं होगा। तो जैसे हम पेंट कर रहे थे तो पेंट तो जल्दी रिमूव हो जाता है, लेकिन जिंक ऑक्साइड की लेयर 100 ईयर्स तक रिटेन करेगी। सेम ऐसे ही टिनिंग के अंदर हमने टिन का एक मेल्टेड मेटल लिया, एक बाथ के अंदर भर के रखा, उसके अंदर मैंने मेटल को डिप कर दिया तो उसके ऊपर टिन की एक लेयर बन गई, आयरन को डिप कर दिया तो उसके ऊपर एक टिन की लेयर बन गई। अब वो टिन की लेयर जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके टिन ऑक्साइड बना देगी जो इंसॉल्युबल रहता है और वो 100 ईयर्स तक रिटेन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो टिन है उसके लिए जो स्टैंडर्ड है C1 लेवल के लिए वो 48 से 50 माइक्रोमीटर है, और गैल्वेनाइजेशन के लिए डिपिंग मेथड में 75 माइक्रोमीटर है। आजकल डिपिंग की जगह पे हम स्प्रेइंग मेथड भी यूज कर रहे हैं गैल्वेनाइजेशन के लिए, जिसके लिए ये वैल्यू थोड़ा सा कम हो गई है, 45 से 50 माइक्रोमीटर की लेयर से भी काम चल जा रहा है, ठीक है। तो गैल्वेनाइजेशन और टिनिंग में आपको एग्जाम में केवल इतना लिखना है, एक एक लाइन आपको पता होनी चाहिए। गैल्वेनाइजेशन के मेथड्स क्या क्या होते हैं, अगर आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो आपसे पूछ सकता है। कोटिंग ऑफ जिंक होता है, ये तो हमें समझ में आ रहा है, एनोडिक कोटिंग है क्योंकि एनोडिक मेटल के ऊपर हम करा रहे हैं। तो इसमें डिग्रीसिंग मतलब पहले से जो ऑयल या ग्रीस लगा हुआ है उसे हम रिमूव करते हैं डिग्रीसिंग में। पिकलिंग, जैसे पिकल बोलते हैं अचार को,
तो जैसे अचार डालने के लिए हम नींबू वगैरह डालते हैं ना, एसिडिक मीडियम में अचार बनता है, तो मेटल को अब हमने एसिड के अंदर डाला जिससे कि कोई पहले की रस्ट या कोई और मटेरियल है उसे हम हटा देते हैं। फ्लक्सिंग बोलते हैं, फ्लक्सिंग से मेटल का जो ऊपर का ऑक्साइड्स हैं, जो भी ऑक्साइड बने होते हैं वो भी पूरी तरह से रिमूव हो जाते हैं। तो जिंक अमोनियम क्लोराइड के अंदर हम इसे डिप करते हैं। तो गैल्वेनाइजेशन और टिनिंग दोनों के अंदर ये तीन मेथड सेम है, यानी कैसे हम एक बेस मेटल को ट्रीट करते हैं बिफोर डूइंग गैल्वेनाइजेशन, यानी पहले से अगर उस पर कुछ भी लगा रहेगा तो उससे अगर नई लेयर हमने चढ़ा दी जिंक की तो वो जल्दी रिमूव हो जाएगी। तो पहले हम उसे डिग्रीसिंग करते हैं, यानी ऑयल या ग्रीस को रिमूव करते हैं। फिर पिकलिंग मतलब अचार जैसे डलता है तो एसिड के प्रेजेंस में हम उसके ऊपर कोई और जो मटेरियल चिपके रह गए उन्हें रिमूव करते हैं। तीसरा स्टेप होता है फ्लक्सिंग का, जिसमें अमोनियम क्लोराइड जिंक अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके वहां कोई और ऑक्साइड की लेयर है तो उसे हम रिमूव कर देते हैं। इन तीनों मेथड के बाद तब हम उसे जिंक के मोल्टन बाथ के अंदर डिप करेंगे गैल्वेनाइजेशन में, और टिनिंग के अंदर हम उसे टिन के मोल्टन बाथ के अंदर रिमूव करते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था टिन के लिए 20 माइक्रोमीटर भी अगर C2 लेवल है, C2 लेवल में 20 माइक्रोमीटर से भी काम चल जाएगा थिकनेस से। ये म्यू बनाना था, टाइम थोड़ा सा कम था इसलिए मैंने यू लिख दिया। ठीक है, 50 माइक्रोमीटर तक इसका स्टैंडर्ड वैल्यू। नेक्स्ट है मेटेलिक कोटिंग में इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपको बताया था, कोई भी एक बेस मेटल है उसके ऊपर मैंने एक दूसरे मेटल का कोटिंग कर दिया, यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जैसे पॉलिश हम लोग कराते हैं चांदी की ज्वेलरी पे, एक पॉलिश हमने करा दी, तो ऐसे ही हमने यहाँ पे क्या किया, कॉपर लिया, कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है तो मैंने उसका यहाँ पे कोटिंग करा दिया। ठीक है, तो थिन फिल्म ऑफ कोट इसके ऊपर हम डिपॉजिट कर देते हैं। चलिए, नेक्स्ट है क्लेडिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए क्या क्या यूज कर सकते हैं, गोल्ड, सिल्वर, निकल, कॉपर। ठीक है, ये वाला इमेज गलती से रह गया यहाँ पे। क्लैडिंग बोलते हैं, क्लैडिंग बोलते हैं किसी भी मेटल के ऊपर एक दूसरी मेटल की एक लेयर चढ़ा देना। ठीक है, कास्टिंग कर देना एक दूसरे मेटल की। जैसे आप देख रहे होंगे इस तरह के फ्राइंग पैन आते हैं जिसमें अंदर तो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का भी कोरोजन ज्यादा होता है आयरन से। ठीक है, तो उसके ऊपर हमने क्या किया, एक कॉपर का एक ऊपर से कवर और चढ़ा दिया है, जिससे कि जो ज्यादा कांटेक्ट में आएगा नीचे जो जमीन पे रखा रहता है, फर्श पे जो रखा रहेगा वो ये कॉपर का पार्ट आएगा और कोरोजन इसका नहीं होगा। तो जैसे कॉपर क्लैडेड यूटेंसिल्स जो होते हैं उसके अंदर क्लैडिंग कर दी जाती है। तो ये मेटलिक कोटिंग है, एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल का हमने कोट कर दिया है, यानी उसकी लेयर चढ़ा दी है। दूसरा है नॉन मेटेलिक कोटिंग। नॉन मेटेलिक कोटिंग में हम ऑक्साइड कोटिंग कर सकते हैं, यानी जिंक ऑक्साइड का एक सॉल्यूशन बनाया और उसकी हमने सीधे कोटिंग कर दी, या मैग्नीशियम ऑक्साइड की कोटिंग कर दी बेस मेटल के ऊपर, या हमने उसके ऊपर पेंट कर दिया। ठीक है, या हमने प्लास्टिक की लेयर चढ़ा दी। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे मेटल के पार्ट होते हैं जिनके ऊपर प्लास्टिक अपने आप से ही चढ़ी हुई आती है पहले से ही, तो वो हमने बेसिकली कोरोजन को बचाने के लिए करते हैं, लेकिन ऐसा हम कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट के साथ ही करते हैं। जैसे कुछ लोगों ने देखा होगा कि जो हैंगर्स हैं, घरों में जो हैंगर्स यूज होते हैं कपड़े टांगने के लिए, उन पे भी प्लास्टिक चढ़ी हुई आती है, अंदर से वो लोहे का बना होता है, ऊपर एक प्लास्टिक चढ़ी रहती है, तो प्लास्टिक कोटिंग भी कर सकते हैं। दूसरा है कैथोडिक प्रोटेक्शन। कैथोडिक प्रोटेक्शन का मतलब आप समझने की कोशिश कीजिए, हम क्या कर रहे हैं, जो कैथोडिक पार्ट है, ठीक है, उसे कन्वर्ट कर दे रहे हैं। यानी अभी तक जो एनोड और कैथोड थे उनके एनोड और कैथोड को हमने चेंज कर दिया है, यानी जो एनोड पहले था वो हमने हटा के कैथोड कर दिया, या जो कैथोड था उसे हमने वहां से रिमूव कर दिया, कोई एक ऐसा कैथोड लेकर आ गए जो हमारे मनमर्जी का है, जिससे कि हमारा जो बेस मेटल है, ठीक है, हमारा जो बेस मेटल है जो अभी तक एनोड की तरह काम कर रहा था, जिसका कोरोजन अभी हो रहा था, उसको हमने ऐसे चेंज कर दिया कि वो कैथोड की तरह काम करना शुरू कर दे। ठीक है, तो इसके अंदर हम कर क्या रहे हैं कि हम इस मेटल को, जो हमारा एनोडिक मेटल है, इसे कैथोड के अंदर कन्वर्ट कर दे रहे हैं, या कैथोडिक पार्ट जो है उसे हम कन्वर्ट कर देते हैं। तो तीन तरह की कोटिंग इसके अंदर होती है, सैक्रिफिशियल कोटिंग, नोबल कोटिंग और इम्प्रेस्ड करंट मेथड। ज्यादा अच्छे से आप वहां पे समझ पाएंगे, तो इसे आप समझ पा रहे हैं कि हम कैथोडिक एंड को हम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो सबसे पहला है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। तो सैक्रिफिशियल जैसा नाम से समझ में आ रहा है, सैक्रिफाइस करना। तो सैक्रिफाइस मींस अपने नीड्स को कर्टेल करके किसी दूसरे के नीड्स को कंप्लीट करना ही सैक्रिफाइस कहलाता है। तो इस सैक्रिफिशियल कोटिंग के अंदर क्या होगा, जो बेस मेटल है, फॉर एग्जांपल आयरन है, इसका मुझे कोरोजन से बचाना है, ठीक है, आयरन को कोरोजन से बचाना है, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मुझे पता है कि माइनस में 0.24 वोल्ट है, सॉरी 44 वोल्ट है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इससे ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला मेटल लेके आया और उसके साथ इसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब अगर जिंक आयरन ऐसे ही रखा हुआ है तो ये एनोड की तरह काम करेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसे जिंक के साथ कनेक्ट कर दूं, आयरन को अगर मैं जिंक के साथ कनेक्ट कर दूं, तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस में 0.76 वोल्ट है। तो अब इस केस में दोनों को अगर मैं कनेक्ट करके छोड़ दूंगा तो जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम हो गया, आयरन का ज्यादा हो गया। तो अब ये जो एनोड था वो अब कैथोड बन गया, यानी एनोड यहां से चेंज होके, एनोड यहां से चेंज होके अब एनोड यहां आ गया है, ठीक है। तो आपने क्या किया, कैथोडिक प्रोटेक्शन कर दिया, यानी ये कैथोड जो था, जो एनोड था, उसको हमने कैथोड बना दिया और आयरन का प्रोटेक्शन हो गया। अब इस केस में क्या होगा कि जिंक के जो रॉड है उसका कोरोजन होता रहेगा, जिंक का कोरोजन होता रहेगा और आयरन का कोरोजन नहीं होगा। यहाँ आप इमेज में देखेंगे, जैसे यहाँ पे एक आयरन का पाइप है, ये आयरन का पाइप जा रहा है, इसको हमने कोरोजन से बचाने के लिए उसे जिंक के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो अब इस केस में क्या हुआ, जिंक एनोड की तरह काम करने लगा, आयरन कैथोड की तरह काम करने लगा। जब तक ये जिंक यहाँ पे रहेगा, जब तक ये जिंक बचा रहेगा, तब तक इसका कोरोजन आयरन का नहीं होगा, क्योंकि कोरोजन किसका हो रहा है, जिंक का हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इस एनोडिक मेटल का कोरोजन नहीं हो रहा होगा, कोरोजन इस एनोडिक मेटल का भी हो रहा है, लेकिन आयरन का कोरोजन नहीं होगा। तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो बड़े बड़े शिप होते हैं उनके नीचे एक इस तरह के जिंक की रॉड लगी रहती है, जिंक की प्लेट लगी रहती है, जो लोहे की बोट होती है उनके अंदर भी लगी रहती है। आप लोगों ने देखा होगा जो रेल की जो पटरियां होती हैं, ठीक है, रेल्स जो होती हैं ट्रेन की, उनके अंदर भी आपने देखा होगा एक कॉपर सॉरी एक जिंक का सा वायर ऐसे जाके जमीन में को जा रहा होता है, ठीक है, इससे कनेक्ट होकर नीचे जमीन के अंदर जा रहा होता है सबमर्ज। तो वहां भी जिंक के ब्लॉक्स हम लोग लगा के रखते हैं, ठीक है। तो एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, आयरन रॉड and zinc rod are connected through a conducting wire and dipped in water, what will happen, ठीक है। तो उसमें आपको आंसर करना था, the zinc rod protects iron rod sacrificially, therefore there will be no corrosion on iron rod, ठीक है। तो sacrificial coating से रिलेटेड इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। दूसरा है कैथोडिक प्रोटेक्शन और इम्प्रेस्ड करंट मेथड। इस मेथड में हमने क्या किया, जो पहले से कैथोड या एनोड बने हुए थे, हमने उनके ऊपर बाहर से एक एक्सटर्नल चार्ज दे दिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कोई भी एक कैथोड ले लिया है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ग्रेफाइट का कैथोड ले लिया है। अभी मैंने बात की थी कि आयरन पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो माइनस में 0.44 वोल्ट है, ठीक है, इतना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इस पे डेवलप होगा। अब अगर ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ डेवलप हो जाता है तो ये रिएक्शन होनी बंद हो जाती है, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक बाहर से बैटरी ली, ठीक है, उस बैटरी का नेगेटिव पोल जो है, जिसका नेगेटिव चार्ज जो है वो इस माइनस 0.44 से ज्यादा नेगेटिव होगा, तो मैंने उसके साथ इसे कनेक्ट करके छोड़ दिया, ठीक है। और एक कैथोड को हमने यहाँ पे कनेक्ट करके छोड़ दिया। तो अब उससे क्या होगा, जितनी भी इलेक्ट्रॉन की डिमांड होगी, यानी इस जो आयरन की रॉड है, इस आयरन की रॉड के ऊपर जो रिएक्शन थी वो Fe से Fe+2 आयन, ये जो रिएक्शन थी ये तभी तक तो होगी ना जब तक इस पे ये चार्ज डेवलप नहीं होता है, ठीक है। यानी ये जो कोरोजन है ये तब तक होगा जब तक कि ये चार्ज डेवलप नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने बाहर से बैटरी कनेक्ट करके इससे ज्यादा चार्ज इस रॉड के ऊपर पहले से ही दे दिया है, तो उस केस में क्या होगा कि ये कोरोजन फर्दर नहीं हो पाएगा, ये कोरोजन होना बंद हो जाएगा, क्योंकि इससे ज्यादा चार्ज हमने इसे बाहर से ही दे दिया है। तो इसमें हम एक एक्सटर्नल चार्ज अप्लाई करते हैं कैथोडिक और एनोडिक मेटल पे, जिससे कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है वो होनी बंद हो जाए और उसकी वजह से कोरोजन होना बंद हो जाता है। दूसरा है नोबल कोटिंग। नोबल कोटिंग में देखिए, जैसे
सैक्रिफिशियल कोटिंग में हमने क्या किया, ऐसा मेटल लिया जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इससे कम है, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम मतलब जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इससे ज्यादा था। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होगा मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होगा मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, ठीक है। तो सैक्रिफिशियल कोटिंग में हमने एक ऐसा मेटल लिया जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इससे कम था। अब नोबल कोटिंग में हम एक ऐसा मेटल ले रहे हैं जो ज्यादा नोबल हो, यानी जिसके कोरोजन होने के चांसेस इस मेटल से कम हो। तो इस नोबल कोटिंग में हमने क्या किया, जो एक बेस मेटल है उस मेटल के ऊपर मैंने एक दूसरा मेटल लिया और उसकी एक पतली सी लेयर चढ़ा दी, ठीक है। मैंने उसकी एक कोटिंग चढ़ा दी। अब इस कोटिंग से क्या होगा कि जब तक ये कोटिंग यहाँ पे रहेगी, ये इसके मेटल के एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रहेगी और हमारा जो बेस मेटल है उसका कोरोजन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जो आजकल आप लोगों ने टैप्स देखे होंगे, पहले जो टैप आते थे, पानी की जो टंकियां होती थी वो पीतल की बनी होती थी, ठीक है। तो वो काफी जल्दी कोरॉइड हो जाती थी, एक ग्रीन से कलर का वहां पे डस्ट जमा होता था, यानी कोरॉइडेड मटेरियल जमा होता था, जमा हो जाता था, तो उसकी वजह से वो काफी गंदी लगती थी। लेकिन आजकल की जो टंकियां हैं उनके ऊपर आपने देखा होगा एक सफेद सी चमकदार लेयर होती है और बहुत सुंदर लगती है। जो इस इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं, जिन लोगों को पता होगा उन्हें पता है कि ये टंकियां अभी भी पीतल की ही बन रही है, ये अभी भी ब्रास की ही बन रही है, केवल हमने क्या किया है उसके ऊपर एक क्रोमियम की लेयर चढ़ा दी है। तो आप लोगों ने देखा होगा कई बार जब टंकी को हम रिपेयर कर रहे होते हैं तो उसपे से एक ऊपर से एक लेयर जैसी छुटनी शुरू हो जाती है, यानी पत्तल जैसी छुटनी शुरू हो जाती है, तो क्रोमियम मेटल उसके ऊपर हमने कवर कर दिया जिससे कि कोरोजन ना हो। बहुत सारे जो आप देखते हैं स्टील की चम्मच वगैरह जो होती हैं, जो सस्ती क्वालिटी की हम लोग खरीदते हैं, उनमें भी इस तरह से लेयर छुटना शुरू हो जाती है। तो क्रोमियम की एक लेयर हमने उसके ऊपर चढ़ा दी जिससे कि क्रोमियम अब एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ गया है और वो कोरोजन नहीं होने देता है, क्योंकि क्रोमियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक पॉजिटिव वैल्यू है। तो इसमें हमने क्या किया, कोटिंग ऑफ बेस मेटल विद ए मेटल विच इज मोर नोबल, ठीक है। एक ऐसे मेटल से कोट कर दिया जो ज्यादा नोबल है, जिसके कोरोजन होने के चांसेस कम है। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ मीडियम, यानी दूसरा तरीका हम क्या कर सकते हैं। पहला तरीका तो क्या था, ट्रीटमेंट प्रॉपर डिजाइनिंग, पहले हम प्रॉपर डिजाइनिंग कर सकते थे। दूसरा था ट्रीटमेंट ऑफ मेटल, तो ट्रीटमेंट ऑफ मेटल के ये मेथड्स हमने पढ़े, मेटेलिक कोटिंग, नॉन मेटेलिक कोटिंग और कन्वर्जन ऑफ कैथोडिक मेटल, कैथोडिक प्रोटेक्शन, ठीक है। दूसरा है ट्रीटमेंट ऑफ मीडियम, तो मीडियम के ट्रीटमेंट के लिए अब अगर हम पहले दो मेथड से कोरोजन को प्रिवेंट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो हम ट्रीटमेंट ऑफ मीडियम करते हैं। जैसे हमको पता है कि कोरोजन होने के चांस सबसे ज्यादा किस मीडियम में होते हैं, लिक्विड मीडियम में, यानी अगर पानी वहां पे प्रेजेंट है या अगर एयर वहां पे प्रेजेंट है तो एयर के साथ साथ मॉइस्चर भी आ सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं ट्रीटमेंट ऑफ मीडियम में कि फिजिकल स्टेट ऑफ मीडियम जो है, ठीक है, उसे हम लिक्विड या गैस से कन्वर्ट करके सॉलिड में कन्वर्ट कर दें। सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि हमने उस मेटल के आसपास फोम भर के रख दिया, ठीक है। फोम भर के रखने से क्या होगा, अब जो भी मॉइस्चर होगा या जो भी पानी होगा वो उस फोम के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, लेकिन उस मेटल के पास तक नहीं पहुंचेगा, जिसकी वजह से कोरोजन नहीं होता है। तो इस तरीके को भी हम लोग यूज करते हैं। जब कोई भी नया प्रोडक्ट खरीद के लाते हैं तो इसके चारों तरफ आप देखते हैं कि फोम या प्लास्टिक भरी रहती है या थर्माकोल भरा रहता है, ठीक है। तो वो इसी तरह से हम उसके चारों तरफ का जो फिजिकल स्टेट है उसको चेंज कर रहे हैं। दूसरा है यूज ऑफ कोरोजन इनहिबिटर्स, यानी अगर हम ऐसे कंडीशन को फेस कर रहे हैं जहां पे हमें लिक्विड भी रखना है मेटल के कांटेक्ट में और कोराइडिंग सरफेस भी है, तो उस केस में हम इन इनहिबिटर्स को यूज कर सकते हैं। जैसे एनोडिक इनहिबिटर्स जो हैं, ये एनोडिक मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। ये क्या करेंगे, एनोडिक मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे। ये जनरली इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं, तो फॉस्फेट, क्रोमेट, मॉलिब्डेट, ये एनोडिक मेटल के साथ रिएक्ट करके वहां पे एक प्रेसिपिटेट बना देते हैं, जिसकी वजह से वो जो प्रेसिपिटेट है वो इनसॉल्युबल होगा, जो एनोडिक आयन को बाहर निकल के नहीं आने दे रहा है। तो एनोडिक इनहिबिटर ने क्या किया, एनोड की रिएक्शन को स्टॉप कर दिया। तो अब एनोड की रिएक्शन अगर होनी बंद हो जाएगी तो कोरोजन तो ऑब्वियस सी बात है बंद हो ही जाएगा। दूसरा कैथोडिक इनहिबिटर, कैथोडिक इनहिबिटर्स ऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं
जो जैसे एमीन हो गए, ऑर्गेनिक एमीन, मरकैप्टन आपको याद आ रहा होगा, एसएच ग्रुप होता है, ठीक है। तो जैसे इथाइल अल्कोहल है C2H5OH, तो ऐसे ही इथाइल मरकैप्टन होता है C2H5SH। इथाइल मरकैप्टन का नाम आपने सुना होगा, जो एलपीजी गैस हम लोग अपने घरों में यूज करते हैं तो उसके अंदर जो फाउल स्मेल आती है, एलपीजी गैस ब्यूटेन होता है उसका मेन कंस्टिट्यूएंट, ब्यूटेन के अंदर कोई स्मेल नहीं है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर हम इथाइल मरकैप्टन गैस ऐड करते हैं जिससे कि हम उसके लीकेज को डिटेक्ट कर पाए। तो ये मरकैप्टन हो गए या हैवी मेटल सोप हो गए, ये कैथोडिक मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं और वहां पे जाके एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देते हैं जिससे कि वहां की रिएक्शन जो है कैथोडिक रिएक्शन वो होना बंद हो जाती है। यानी इन्होंने क्या किया, इस कैथोडिक मेटल के ऊपर जाके लेयर बना दी जिससे कि ये जो कैथोड के आयंस हैं वो अंदर नहीं आ पा रहे हैं। जब वो यहाँ मेटल तक नहीं पहुंचेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं डेवलप होगा। जब ये पॉजिटिव चार्ज बनना बंद हो जाएगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन की डिमांड भी बंद हो जाएगी और ऑन द ओवरऑल चाहे कैथोड की रिएक्शन बंद हो चाहे एनोड की रिएक्शन बंद हो, हमारा कोरोजन तो रुक ही जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। आपके मॉड्यूल नंबर 3 के अंदर फेज रूल था, कोरोजन था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री था, तीनों कंप्लीट हो चुके हैं। आज के जो दोनों लेक्चर के वीडियो हैं वो भी मैं आपके गूगल क्लासरूम पे डाल दूंगा। तो आपका ऑनलाइन क्लासेज और ऑफलाइन क्लासेज को मिला के मॉड्यूल नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। वाटर एंड फ्यूल, फेज रूल कंप्लीट हो चुका है जो हम लोगों ने पहले पढ़ लिया था। फेज रूल की वीडियो अभी भी मैंने आपको फिर से दी है क्योंकि गिरीश सर ने पढ़ाया था, वो वीडियो आपके ऑनलाइन क्लासरूम में पड़ी हुई है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो चुका है, कोरोजन आपका हो चुका है, ठीक है। तो मॉड्यूल नंबर 4 हो गया, मॉड्यूल नंबर 3 हो गया, ठीक है। इसके अलावा मॉड्यूल नंबर 5 पॉलीमर्स था, मॉड्यूल नंबर 1 एमओटी और लिक्विड क्रिस्टल वाला जो था वो मॉड्यूल नंबर 1 था। तो इस तरह से आपके टोटल 4 मॉड्यूल फिनिश हो चुके हैं आपके सिलेबस के, जिनमें से 3 मॉड्यूल के सारे लेक्चर्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं, ठीक है। केवल किसके लेक्चर नहीं है, फ्यूल और वाटर के लेक्चर नहीं है। तो उसके लिए अगर आपके नोट्स यहाँ ग्रेटर नोएडा में रह गए हैं तो आप अपने किसी फ्रेंड से कहिए जिसके पास नोट्स जो ले गया हो उससे वो नोट्स मंगा लीजिए और अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट वीक में आपके जो 2 सेशनल रिमेनिंग थे वो दोनों सेशनल होने वाले हैं ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू, तो तैयारियां करते रहिए। मैं कल से स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी मॉड्यूल नंबर 2 स्टार्ट करूंगा। थोड़ा सा मुश्किल पार्ट तो है लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम उसे छोड़ के बैठ जाएं, ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 20 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही हैं। तो कोशिश करेंगे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेसिक कॉन्सेप्ट को हम समझ लें जिससे कि हमें समझने में ज्यादा प्रॉब्लम ना आए, सेमेस्टर एग्जाम में हम मिनिमम मार्क्स गेन कर पाए, ठीक है। तो कल मिलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के टॉपिक के साथ। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो मैक्सिमम लोगों को ये मैसेज कन्वे कर दीजिएगा क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर आपने लाइव लेक्चर में नहीं समझी है तो ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आती है और मेरा टारगेट ये रहेगा कि सभी लोगों को स्पेक्ट्रोस्कोपी के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएं। चलिए, कल मिलते हैं, गुड बाय।